ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की कथित हत्या के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ब्रिटिश शासन ने 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी और उनके साथियों को फांसी दे दी। उन पर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोपों के तहत मुकदमा चला था। भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष वकील इम्तियाज राशिद कुरैशी ने लाहौर स्थित न्यायालय में एक आवेदन दर्ज करके मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अविभाजित भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुरैशी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है और एक पूर्ण पीठ को इस मामले में समाधान करना चाहिए। उन्होंने पुनर्विचार के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए भगत सिंह जी की सज़ा रद्द करने की भी गुहार लगाई और कहा कि सरकार को भगत सिंह को सरकारी पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि भगत सिंह को पहले आजीवन कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में एक और झूठे मामले में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। कुरैशी ने कहा, भगत सिंह आज भी न केवल सिखों के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी सम्मानित हैं और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना 2 बार उनको श्रद्धांजलि दे चुके हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वालों के विरुद्ध गवाही देने वाले ये कौन लोग थे और उनके परिवार का आज़ादी से पहले और आज के समय की क्या हाल है। दिल्ली में जब भगत सिंह जी पर अंग्रेज़ों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला तो सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह और सादी लाल ने गवाही दी थी और उन दोनों को देश से गद्दारी करने का इनाम भी मिला। दोनों गवाहों को ब्रिटिश सरकार द्वारा न सिर्फ सर की उपाधि दी गई बल्कि और भी कई दूसरे फायदे मिले। इनमें से एक शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत और करोड़ों के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके मिले। आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता, जबकि सादीलाल को बागवत के नज़दीक अपार संपत्ति मिली। आज भी श्यामली में सादीलाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब कारखाना है। सर सादीलाल और सर शोभा सिंह के प्रति भारतीय जनता की नज़रों में बहुत घृणा थी, लेकिन सादीलाल को गांव वालों का तिरस्कार झेलना पड़ा और उसके मरने पर वहां के किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान से कफन का कपड़ा तक नहीं दिया। सादीलाल के लड़के उसका कफन दिल्ली से खरीद कर ले गए, तब जाकर उसका अंतिम संस्कार हो पाया था। जबकि शोभा सिंह खुशनसीब रहा। उसे और उसके पिता सुजान सिंह, जिनके नाम पर पंजाब में कोट सुजान सिंह गांव और दिल्ली में सुजान सिंह पार्क है, सर शोभा सिंह के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन गया और अस्पतालों और दूसरी जगहों पर धर्मशाला आदि बनवाता और व्यवस्था करता है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास 12 खंबा रोड पर जो मॉडर्न स्कूल है वो शोभा सिंह की ज़मीन पर ही है और उसे सर शोभा सिंह स्कूल के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इन क्रांतिकारियों के खिलाफ झूठी गवाही देने वालों में से सादीलाल पंजाब हिंदू महासभा का सदस्य था। पर आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जहाँ एक और मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है, एक मुस्लिम वकील आसिफ अली ने भगत सिंह जी का केस लड़ा था और वहीं उनके खिलाफ केस लड़ने वाले वकील का नाम सूर्य नारायण शर्मा था, जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था, जो अपनी झूठे देशभक्ति के सबूत आए दिन पेश करते रहते हैं। आज तक आरएसएस का कोई भी सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं भी नज़र नहीं आता। वैसे इस विषय पर वीडियो बनाई जा चुकी है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस मामले में गवाही देने वाले अन्य गवाह थे दीवान चंद फोगाट और जीवन लाल। दीवान चंद फोगाट डीएलएफ कंपनी का फाउंडर था। इसकी एक ही इकलौती बेटी थी जो कि केपी सिंह को ब्याही और केपी सिंह डीएलएफ के मालिक बन गए। जीवन लाल मसूर एटलस कंपनी का मालिक था। इन्हीं की गवाही के कारण ही भगत सिंह जी और अन्य को फांसी की सजा सुनाई गई। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को ब्रिटिश दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F और आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई जाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रवि परिषद में अपील दायर की गई, परंतु ये अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वायसराय के सामने सजा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि वो अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सज़ा माफ़ कर दें। भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के लिए महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को
वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न के साथ सजा माफ़ी के लिए अपील दायर की। ये सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी सज़ा माफ़ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम के समय करीब 7:33 पर भगत सिंह जी और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वो पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें ये सूचना दी उनके फांसी का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहाँ घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर ही इनको जलाया गया। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। इतनी छोटी सी उम्र में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चलने वाले भगत सिंह अपने विचारों के कारण हमेशा के लिए अमर हो गए।